हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 विज्ञान पाठ नंबर 1 है और पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हम लोग इसके पहले एक वीडियो देख चुके हैं, मतलब बन गया है, आप लोग देख लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ आई बटन में लिंक आ रहा है, ठीक है, वहाँ से आप उस वीडियो पे पहुंच सकते हैं और आप उसे अगर देख लेते हैं तो पक्का है ये वाला टॉपिक आपके बहुत ज़्यादा समझ में आने वाला है। संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है ये बता दिया गया है और हमें संतुलन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, यहाँ से आज हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास, ताकि वो लोग भी क्या कर सकें, देख सकें, ठीक है ना। तो ये अगर हम पहला टॉपिक अगर देखें तो मैं लिख दिया हूँ, केवल टॉपिक का नाम ही लिखा है। यानी कि कह रहा है कि रासायनिक समीकरणों का संतुलन, यानी जो भी रासायनिक समीकरण होते हैं उनका संतुलन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, यानी क्यों किया जाता है, ठीक है ना। तो इसे कैसे कैसे किया जाता है, तो आप जान चुके हैं कि दो चीज़ होता है, अभिकारक होता है और उत्पाद। क्या होगा, अभिकारक होगा और क्या होगा बच्चा, उत्पाद होगा, ठीक है ना। तो अभिकारक में और उत्पाद में जो अभिकारक के अणु होते हैं, यानी अभिकारक में जो तत्व होगा उनके जो परमाणु होंगे, फिर उत्पाद में जो तत्व होंगे उनके परमाणु, यानी अभिकारक और उत्पाद में दोनों में परमाणुओं की संख्या, ठीक है ना, बराबर करना, परमाणुओं की संख्या बराबर करना क्या कहलाता है, समीकरणों का संतुलन। मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, आप चाहे तो लिख लें मेरे साथ। यानी अभिकारक और उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या, ठीक है ना, बराबर करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरणों का संतुलन कहलाता है, ठीक। यानी जितने अभिकारक में परमाणु हैं तत्वों के उतने ही उत्पाद में होने चाहिए, ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, चलो ये हो गया, संतुलन करना पड़ता है और इसे ही कहते हैं संतुलन, रासायनिक समीकरणों का संतुलन। आगे देखते हैं, आगे अगला टॉपिक जो है ये है आपका रासायनिक समीकरण को संतुलन करने की आवश्यकता, क्यों आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। आपने ये जान लिया कि रासायनिक समीकरणों का संतुलन क्या होता है, परमाणुओं की संख्या अभिकारक में और उत्पाद में दोनों में बराबर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरणों का संतुलन। असंतुलन क्यों किया जाता है ये आता है यहाँ। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार, ठीक है ना, जो द्रव्यमान होता है ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। द्रव्यमान ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है ना। इसलिए जो भी अभिकारक में जितने भी द्रव्यमान होंगे, यानी जितने भी परमाणु होंगे, जो भी परमाणु होगा, यानी कहने का मतलब है कि जितने भी तत्व होंगे उन सभी तत्वों का जो द्रव्यमान होगा, उत्पाद में जितने भी तत्व होंगे उन सब के द्रव्यमान के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो कंकाली समीकरण होता है उसे भी क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, ठीक है ना। कंकाली समीकरण का मतलब असंतुलित समीकरण, उसे भी हम क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। क्यों, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार। अब आपने ये भी जान लिया, अब हमें क्या जानना है, अब हम जानने चल रहे हैं कि रासायनिक समीकरणों को लिखने के निर्देश, यानी अभी आप कक्षा 10 में हैं, आपको ये सब बताया जाना चाहिए। कक्षा 11-12 में जाएंगे तो आपको ये सब नहीं बताया जाएगा, आप यहाँ बेसिक पढ़ रहे हैं, यहाँ आपको बताया जाएगा। तो रासायनिक समीकरणों को लिखने के निर्देश, यानी अगर आप एक रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, 7-8 बिंदु है, मैं उसे आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद रासायनिक समीकरण लिखने के लिए आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए बारी बारी से एक एक देखा जाता है। तो पहला बिंदु मैंने यहाँ लिख दिया है। पहला बिंदु क्या लिखा, पहला बिंदु ये है बच्चा
कि रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए समीकरण में सबसे पहले अभिकारक लिखकर तीर का निशान लगाया जाता है, फिर उत्पाद लिखा जाता है। ठीक है ना। सबसे पहले क्या लिखते हैं आप, अभिकारक लिखेंगे। सबसे पहले अभिकारक लिखेंगे, और अभिकारक किसे कहते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, अभिकारक। और प्रक्रिया जो भी हो, मतलब अभिक्रिया होने के बाद जो भी प्रोडक्ट मिलता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहा जाता है। तो इसमें आपने क्या लिखा, रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए यानी कि समीकरण में सबसे पहले अभिकारक लिखते हैं। जैसे आपने क्या ले लिया, Mg ले लिया, क्या ले लिया, Mg, और Mg और प्लस O2 ले लिया। ठीक है ना, क्या ले लिया, Mg प्लस O2। तो ये हो गया अभिकारक। तो अभिकारक लिखकर एरो का निशान लगाया जाता है। ठीक है ना, एरो का निशान लगा दिया। फिर उसके बाद उत्पाद लिखा जाता है, यानी इन दोनों के संयोग से क्या बनने वाला है, ये जो होगा वो आपका कहलाएगा उत्पाद। ठीक है ना। अब देखो यहाँ संतुलित नहीं है, अभी आपने पढ़ा है कि हमें संतुलित करना है द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार। तो हम क्या करते हैं, अगर हम इसे बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ मैं 2 लगा सकता हूँ, और यहाँ मैं लगा सकता हूँ 2MgO। अगर यहाँ MgO बन रहा है तो आप MgO ही बनाएंगे और कुछ नहीं बना सकते। ये शर्त कहाँ लिखा गया है, ये शर्त कहाँ लिखा गया है, ये शर्त यहाँ लिखा गया है 4 नंबर पॉइंट में। ठीक है ना। तो मैं क्या कहा, ये आपके अभिकारक हो जाते हैं, और ये क्या हो जाता है, उत्पाद हो जाता है, और ये रहा आपका क्या, एरो। ठीक है ना। तो अब आपने पहला बिंदु देख लिया कि रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए समीकरण में सबसे पहले अभिकारक लिखने के बाद एरो लगाते हैं, एरो लगाने के बाद क्या, फिर उत्पाद लिखा जाता है। ठीक। 2 नंबर पे आ जाते हैं बड़े ही आसानी से। जैसे ही 2 नंबर पे हम आते हैं, अभिकारकों और उत्पादों की संख्या 1 से अधिक होने पर, यानी अगर आपने अभिकारक लिया है, अगर 1 लिए हैं तब कोई बात नहीं है। अगर आपने 1 से ज़्यादा ले लिया, ठीक है, अगर 1 से ज़्यादा आप ले लेते हैं तो वहाँ प्लस लगाने की ज़रूरत होती है। और उत्पाद में भी अगर 1 मिल रहा है, एक उत्पाद आपको, एक प्रोडक्ट मिल रहा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 1 से ज़्यादा मिलेगा तो उत्पाद में भी आपको बीच में क्या लगाना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा। यानी अभिकारकों और उत्पादों की संख्या 1 से ज़्यादा होने पर हम क्या करते हैं, बीच में प्लस का निशान लगाते हैं। ये कौन बता रहा है, दूसरा बिंदु बता रहा है। अभिकारकों और उत्पादों की संख्या 1 से अधिक होने पर उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है ना, प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँ तो मैं यहाँ दे सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ लिख दिया कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिया, ये हो गया कार्बन, और फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर दिया, जला दिया। ठीक है ना। तो यहाँ एरो लगा, आपको क्या मिल गया, CO2। अब ध्यान से देखो, यहाँ अभिकारक कितना है, 1 और 2 हो गया ना। तो 2 जब हो जाता है बच्चा, तो यहाँ बीच में क्या आ गया, प्लस आ गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यानी कि अगर अभिकारक या उत्पाद की संख्या 1 से ज़्यादा है तो बीच में क्या लगाओगे, प्लस। देखो यहाँ आपने भी प्लस लगाया था। ठीक। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अगला बिंदु जो है ये क्या कह रहा है, 3 नंबर, कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्या है, आवश्यक है द्रव्यमान संरक्षण नियम के आधार पर। ठीक है ना। 4 नंबर देखो, 4 नंबर क्या कह रहा है, 4 नंबर कह रहा है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते समय, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते समय हम किसी भी तत्व, मतलब कोई भी तत्व या यौगिक, यानी किसी भी तत्व या यौगिक का सूत्र हम परिवर्तित नहीं कर सकते, हम बदल नहीं सकते। अगर कहीं आपका पानी बन रहा है H2O, मान लो मैंने बता दिया आपको, अगर H2O बन रहा है तो आप यहाँ HO2 नहीं कर सकते, यानी आप इसे बदल नहीं सकते। जैसे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बना है ना, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ ऐसे नहीं कर सकते, ये अलग चीज़ हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, अलग चीज़ हो जाएगा, जो कि इससे मैच नहीं खाएगा। ठीक है ना। इसलिए जो भी बन रहा है वही बनना चाहिए, आप उसके सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। हाँ, अणु कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है ना, अणु की संख्या कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन आप इसका सूत्र नहीं बदल सकते। ठीक है,
अब आगे आप जान चुके होंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय हम किसी भी तत्व या यौगिक का सूत्र परिवर्तित नहीं कर सकते। अगला आ जाता है छोटे रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए। छोटे रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए हीट एंड ट्रायल विधि का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? हीट एंड ट्रायल विधि का क्या कर लेते हैं बच्चा? उपयोग कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या कर लेते हैं? उपयोग कर लेते हैं। तो आपने अभी देखा छोटे रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए हीट एंड ट्रायल विधि का उपयोग किया जाता है। हीट एंड ट्रायल विधि कोई विधि नहीं है, ऐसे ही देख के संतुलित करते हैं। जैसे आपने अभी यहाँ देख के संतुलित किया था, जैसे आपने अभी यहाँ देख के संतुलित किया कि यहाँ हो गया Mg+O2 और यहाँ मैंने लिखा MgO। तो आप ध्यान से देखे हैं, क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारा क्या है? यहाँ हमारा जो है Mg1 है, तो हमने यहाँ भी देखा कि Mg1 ही है, कोई बात नहीं है। फिर यहाँ हम देखते हैं कि O हमारा जो है वो 2 ठी है। फिर इधर हम नज़र डालते हैं तो कितना है? 1 है। मुझे आपको पता चल गया कि हाँ यहाँ 1 ऑक्सीजन की कमी है। यहाँ क्या है? 1 ऑक्सीजन की कमी है। तो आप क्या करते हैं? जुगाड़ लगाते हैं कि किसी तरह से वो कमी पूरी की जाए। तो आप क्या करते हो? यहाँ देखते हो, यहाँ आपने पूरा कर दिया, 2 ऑक्सीजन हो गया। कितना हो गया? 2 से गुणा हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। तो आप कहते हैं हाँ 2 ऑक्सीजन हमारा पूरा हो गया, संतुलित हो गया। लेकिन फिर उसके बाद आप देखते हो कि यहाँ 2 Mg भी हो गया। कितना हो गया? 2 Mg हो गया। तो 2 Mg होने के लिए हमारे पास यहाँ तो 1 ही Mg था। जब हम लोग अभिकारक में 1 Mg लिए थे तो कैसे 2 अणु वहाँ मिल गया? नहीं मिलना चाहिए। इसलिए फिर हम इधर आते हैं तो यहाँ क्या कर देते हैं? 2 लगा देते हैं। तो इस तरह से संतुलित हो जाता है। अब क्या हो गया? 2 Mg हो गया, 2 Mg हो गया और 2 O2 हो गया और यहाँ 2 O हो गया। यहाँ भी क्या हो गया? 2 O हो गया। तो इस तरह से ये वाली विधि जो सेट करने की होती है इसे कहते हैं हीट एंड ट्रायल विधि, ठीक है ना। और छोटे समीकरणों को ऐसे मतलब किया जाता है संतुलित। आगे क्या कह रहा है? ये 5 नंबर हम लोग देख चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे हम 6 नंबर देख रहे हैं। 6 नंबर क्या कह रहा है कि अभिकारक या उत्पाद की अवस्था भी बताई जाती है। आपको अवस्था भी बताना पड़ता है, ठीक है ना। आप अवस्था भी बताएंगे। जैसे अगर आपको अवस्था बताना है तो अगर मैंने ले लिया, मान लो कि कोई फार्मूला अगर ले लिया जाए, मान लो कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया CaO। फ़ोन आ गया भाई, जैसे ले लिया जाए, फ़ोन आ गया, 1 मिनट, फ़ोन आ गया भाई, फ़ोन आ गया। जैसे आपने ले लिया CaO, ठीक है ना, और फिर आप इसे जल में मिला देते हैं। किस में मिला देते हैं? H2O में मिलाते हो। जैसे ही आप H2O जल में मिलाते हो बच्चा, ये विलयन बन जाएगा। फ़ोन आ रहा था ना, ये आपका क्या बन जाएगा? विलयन। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस। अब इसे हमें बताना होगा, इसे हमें क्या बताना होगा? इसे हमें ये बताना होगा कि ये क्या है, ये क्या है, इसकी अवस्था क्या है, इसकी अवस्था क्या है और इसकी अवस्था क्या है, ये सब हमें बताना होगा। बगल में उष्मा भी मिलेगा, यहाँ आपको हीट भी मिल जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है लिखना। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? अगर इसे बताते हैं तो ये ठोस है, तो ठोस के लिए S लिखते हैं। देखो ठोस के लिए क्या लिखा जाएगा? S लिखा जाएगा। और जो द्रव होगा, द्रव के लिए L लिखा जाएगा। द्रव के लिए क्या लिखा जाएगा? L लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो बगल में ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ ठोस है CaO, ये क्या है? ठोस है, तो S लिखेंगे। यहाँ लिखा ठोस के लिए S। और फिर जो लिक्विड है, लिक्विड के लिए L लिखते हैं। द्रव, द्रव के लिए क्या लिखते हैं? L लिखते हैं। अगर कहीं गैस है, अगर कहीं गैस है तो वहाँ क्या लिखा जाता है? G लिखा जाता है। जैसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ G, ठीक है ना, और यहाँ भी मैं G लिख सकता हूँ। और यहाँ देखो अब क्या हो गया? अब G के लिए गैस हो गया। अगर कहीं विलयन मिल रहा है आपको तो AQ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? AQ लिखा जाता है। तो यहाँ बगल में आप क्या लिख सकते हो? AQ लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से आपने अभिकारक और उत्पाद की अवस्था भी बता दी। अगर अभिकारक और उत्पाद 2 लोग हैं तो उसमें उनकी अवस्था भी बतानी पड़ती है। अगर ठोस है तो बगल में S लिखा जाता है, अगर द्रव है तो बगल में L लिखा जाता है, और अगर विलयन है तो एक्वस लिखा जाता है, और अगर गैस है तो G लिखा
जाता है। तो ये सारे बिंदु आप अच्छे से नोट कर लें, आपको इसी तरह से मिलता रहेगा। आप वीडियो शेयर कर दें, लाइक करना ना भूलें और एक पॉजिटिव कमेंट भी कर दें। आगे की कहानी अभी बताई जाएगी, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लें। फ़ोन आ रहा था भाई। आगे अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट कह रहा है अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने अर्थात दोनों दिशाओं में होने पर तीर का निशान ऐसे लगाया जाता है। ठीक है ना? तीर का निशान कैसे लगाया जाता है? ऐसे, इस तरह से तीर का निशान लगाया जाता है। अगर अपक्रिया दोनों तरफ से हो रही है बच्चा, अपक्रिया दोनों तरफ से हो रही है तो इस तरह से तीर का निशान लगता है। ठीक है ना? यानी इसका मतलब इधर से इधर भी जा सकते हो और उधर से इधर भी आ सकते हो। ठीक है, अब क्या होगा, आपने ये जान लिया कि इस प्रकार निशान लगाया जाता है तीर का। कब? जब अपक्रिया उत्क्रमणीय होगी अर्थात दोनों दिशाओं में होगी। अगला पॉइंट कह रहा है अपक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप दाब उत्प्रेरक। ठीक है ना? तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है उसमें कितना ताप लगा है, कितना दाब लगा है और वो अपक्रिया होने के लिए कौन सा उत्प्रेरक उसमें मिलाया गया है। ये सब जानकारी कहाँ लिखनी पड़ती है? तीर के ऊपर लिखनी पड़ती है। जो एरो है ना, उस एरो के ऊपर ये सब हम क्या करते हैं? लिखते हैं। ठीक है ना? आगे आएगा समीकरण तो बता दिया जाएगा, लेकिन आप यहाँ अभी जानिए कि अपक्रिया संपन्न होने के लिए जो आवश्यक ताप होगा, आवश्यक दाब होगा और उत्प्रेरक जो भी होंगे वो तीर के निशान के ऊपर लिखे जाते हैं। अगला जो होगा ऊष्मा छेपी के लिए प्लस ऊष्मा, ऊष्मा शोषी के लिए माइनस ऊष्मा दाईं ओर लिखा जाता है। ठीक, अगला बिंदु क्या है? ऊष्मा छेपी के लिए प्लस ऊष्मा, ऊष्मा शोषी के लिए माइनस ऊष्मा दाईं ओर लिखा जाता है। ठीक, ये 9 पॉइंट था बच्चा, इसे आप रट लेंगे तो अब जो भी रासायनिक समीकरण होगा वो जब भी आप लिखेंगे आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी अगर ये 9 बिंदु देख लेते हो। आगे आ जाता है अगली हेडिंग जो है, अगली हेडिंग हो जाती है हमारी रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। मान लो कोई रासायनिक समीकरण लिखा है तो उसकी क्या विशेषता होगी ये हम क्या करने वाले हैं? जानने वाले हैं। तो कैसे जानेंगे? इसमें पहला बिंदु क्या कह रहा है कि अभिकारक और उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। अभिकारक और उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। जैसे आपने देखा कि उसकी अवस्था क्या है, ठोस है, द्रव है कि गैस है, ये पता चल जाएगा। अपक्रिया ऊष्मा छेपी है कि ऊष्मा शोषी है, उत्क्रमणीय है कि अनुत्क्रमणीय है, यानी बहुत सारी जानकारी, लगभग संपूर्ण जानकारी हमें किससे मिल जाती है? हमें किससे मिल जाती है? मिल जाती है बच्चा रासायनिक समीकरण से। ठीक, और 2 नंबर क्या है? पदार्थों की भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा नंबर क्या है? अवस्था ठोस है, द्रव है कि गैस है, ये भी जानकारी हमें कहाँ मिल जाती है? रासायनिक समीकरण में मिल जाती है। अगला 3 नंबर, यहाँ आओ। 3 नंबर क्या है? रासायनिक अपक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप दाब और उत्प्रेरक की जानकारी मिल जाती है कि कितना आपने दाब लगाया है, कितना आपने ताप दिया है और फिर उत्प्रेरक उसमें आपने क्या डाला है ये पता चल जाता है। ठीक है। 4 नंबर होता है रासायनिक अपक्रिया का ऊष्मा छेपी, ऊष्मा शोषी या उत्क्रमणीय होने का पता चलता है। रासायनिक अपक्रिया ऊष्मा छेपी है कि ऊष्मा शोषी है कि उत्क्रमणीय है, ये क्या हो जाता है? पता चल जाता है। जैसे अगर मैं उत्प्रेरक की बात करूं, अगर उत्प्रेरक की बात की जाए, किसकी बात की जाए बच्चा? उत्प्रेरक की। ठीक है ना? उत्प्रेरक, उत्प्रेरक की अगर बात की जाए तो उत्प्रेरक किसे कहते हैं? उत्प्रेरक वो होता है जो रासायनिक अपक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। मेरे कहने का मतलब है कि उत्प्रेरक उसे कहा जाता है जो रासायनिक अपक्रिया आप करा रहे हैं, अगर वो रासायनिक अपक्रिया संपूर्ण होने में यानी पूरी होने में 1 घंटा लगता है, तो अगर आप उसमें उत्प्रेरक डालते हैं, अगर आप उसमें उत्प्रेरक मिला देते हैं तो वो अपक्रिया आधे समय में भी हो सकती है, यानी आधे घंटे में हो जाएगी, 30 मिनट में हो जाएगी।
जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, तो जैसे आप अपने विद्यालय से आप अपने घर से कहाँ जाते हैं? विद्यालय जाते हैं। आप अपने घर से कहाँ जाते हैं? विद्यालय जाते हैं। और जब विद्यालय जाते हो तो आप पैदल जाते हो। आपका घर 1 किलोमीटर दूर है विद्यालय से। आपका घर कितनी दूर है विद्यालय से? विद्यालय से 1 किलोमीटर दूर है और आपको जाने के लिए 10 मिनट लगता है। कम से कम कितना लगता है? 10 मिनट लगता है, ठीक है ना। लेकिन आप जो है दूसरे दिन किससे जाते हो? बस से जाते हो। किससे जाते हो? बस से। तो वो बस आपको 1 किलोमीटर कम से कम 3 मिनट में पहुंचा देती है। कितने मिनट में पहुंचा देती है? 3 मिनट में। जहां आप पहले 10 मिनट में जा रहे थे, वहां आप कितने समय में जा रहे हैं? केवल 3 मिनट में जा रहे हैं 1 किलोमीटर। यानी जो बस है वो क्या है? उत्प्रेरक का कार्य कर रही है। यानी बस वहाँ क्या है? उत्प्रेरक है। ऐसे ही अपक्रिया जब संपन्न करना होता है, अपक्रिया जब हो रही होती है, तो अपक्रिया का जब वेग बढ़ाया जाता है या अपक्रिया का वेग बढ़ाने के लिए जो कुछ भी मिलाया जाता है उसे क्या कहा जाता है बच्चा? उत्प्रेरक कहा जाता है। और एक चीज़ याद रखना, उत्प्रेरक जो होता है वो रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेता है। उत्प्रेरक जो होगा वो रासायनिक अपक्रिया में कभी भी भाग नहीं लेगा। जैसे आएगा वैसे ही वो चला जाएगा। अपक्रिया से उसका कोई मतलब नहीं होगा। केवल व केवल क्या कर सकता है? अपक्रिया के वेग को बढ़ा सकता है। जैसे वो बस थी, आपको आपके घर से उठाती है और आपके विद्यालय ले जाती है, उससे कुछ मतलब नहीं है। केवल आपको आपके घर से उठाई और आपके विद्यालय में ले जाके छोड़ दी। क्या ऐसा हुआ कि वो आपके मतलब उसमें भागीदारी हो जाए और आपको वो विद्यालय ना छोड़े, वो कहाँ लेके चला जाए? कहीं दूसरी जगह लेके चला जाए? क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। अब वो कोई है, कोई कर ले, कोई बैठा ले, लगा दे, बंदूक सटा दे, तब वो बात अलग है, ठीक है ना। लेकिन डेली आप कहाँ? घर से जा रहे हो विद्यालय, तो बस क्या करेगी? उसका काम है कि घर से उठाना, विद्यालय में छोड़ देना। ऐसा नहीं होगा कि वो क्या करेगी? आपको विद्यालय की जगह कहीं और लेके चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपको विद्यालय ही छोड़ेगी। तो कहने का मतलब है कि जो उत्प्रेरक होता है वो रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेगा। रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेगा। केवल व केवल रासायनिक अपक्रिया का वेग क्या करेगा? बढ़ा देगा। जहां अपक्रिया 1 घंटे में हो रही थी, वो उसको क्या करेगा? आधे घंटे में करा देगा, 30 मिनट में करा देगा, ठीक है। मान लो आप क्या लेते हैं? चना लेते हैं। जो चना आता है सब्जी बनाने के लिए शादियों में, जिसे काबुली चना कहते हो, वो हमारे यहाँ तो यही कहा जाता है, सफ़ेद वाला चना। तो वो अगर आप उबालते हैं, अगर आप उसे उबालना चाहेंगे तो 1 आध घंटा लग सकता है, 1 से 1.5 घंटा भी लग सकता है केवल उबलने में, ठीक है ना। अच्छे से उबल जाए, गल जाए, तो कितना समय लग जाएगा? 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उसमें खाने का सोडा मिलाते हैं, वो आधे घंटे में उबल जाता है, ठीक है ना। यानी जहां अपक्रिया 1.5 घंटे में हो रही थी, उसको जैसे ही आप मिलाए हो, वो क्या कर दी? अपक्रिया का वेग बढ़ा दी और वो आधे घंटे में क्या कर देती है? उबाल देती है, ठीक है ना। यानी आपका जो चना है अच्छे से क्या हो जाता है? उबल जाता है आधे घंटे के अंदर। पहले 1.5 घंटे में उबल रहा था, लेकिन अब कितने देर में उबल रहा है? अब आधे घंटे में। कब? जब आप उत्प्रेरक को मिलाए हो, यानी जो आपका खाने का सोडा है, ठीक है ना, उसे। तो आपने जो बेकिंग सोडा मिलाया है, ठीक है ना, उसे जब मिला दिया तो अपक्रिया जल्दी से हो गई। यानी अपक्रिया का वेग क्या हो गया? बढ़ गया, ठीक, समय कम लग गया। तो आज इतनी सारी जानकारी आपको मिल गई। आप अपने माइंड में इसे सेट करिए, रखिए, स्टोर करिए इतनी जानकारी। इससे ज़्यादा जानकारी आपको कल मिलेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आई बटन में लिंक आ रहा है, वहाँ जाके देख लो। अभी स्क्रीन पर भी आएगा, तो वहाँ क्लिक करके आप इसके पहले वाले वीडियो पे जा सकते हो। तो आज तक मैं आज जो है यहीं तक रखना चाहता हूँ। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।